हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम ये टॉपिक्स करेंगे फटाफट। रिवीजन करा देता हूँ आपका। जो ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो बच्चे क्लास में उतना पढ़ते नहीं हैं, बट हो सकता है इन पे क्वेश्चन आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फजान्स रूल्स। फजान्स रूल्स क्या बताता है आपको? ये बताता है कि एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। तो देखो, अगर हम कैटायन और एनायन को पास रखते हैं तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन अपनी तरफ खींचता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। और इससे इसमें कौन सा कैरेक्टर आता है? कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, ओवरलैपिंग टाइप होता है। तो कैटायन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पोलराइजिंग पावर जनरली, क्योंकि कैटायन छोटा होता है इन जनरल एंड एनायन होता है बड़ा। एनायन क्योंकि पोलराइज होता है इसलिए एनायन के लिए टर्म यूज़ करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो दिस इज़ द पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। सबसे पहला, स्मॉलर कैटायन पॉजिटिव आयन अगर है तो मोर कोवेलेंसी कंपाउंड में होगी, क्योंकि अगर कैटायन छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, वो एनायन को ज़्यादा पोलराइज करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, लार्ज नेगेटिव आयन। अगर एनायन लार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे और क्या ज़्यादा होगी उस केस में, वापस इलेक्ट्रॉन्स को खींचना आसान होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, राइट। तीसरा, लार्ज चार्जेस ऑन कैटायन एंड एनायन और बोथ फेवर्स कोवेलेंसी। तो भाई कैटायन पे ज़्यादा चार्ज हो गया तब तो अपने आप ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा आएगी, राइट। नेक्स्ट आ जाओ। अब अपने पास है पोलराइजेशन इज फेवर्ड इफ द कैटायन डज नॉट हैव इनर्ट गैस कॉन्फिग। तो देखो, इनर्ट गैस कॉन्फिग होती है जैसे Na+2s2 2p6। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करती हैं। पर अगर आपके पास ऐसे कैटायंस हों जिनमें एस टाइप की इस कॉन्फ़िगरेशन ना हो, जैसे Zn2+ 3d10 Cu+ 3d10, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाती। इनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ये देखो, ये सारे वो कैटायंस के एग्जाम्पल हैं जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता है। तो देखो, नोबल गैस कॉन्फिग इज इफेक्टिव फॉर शील्डिंग न्यूक्लियर चार्ज। आयंस विच डू नॉट हैव इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन हैव हायर पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो इसमें अपन ने बात की है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन देखो। जनरली हम कहते हैं कि अगर कैटायन छोटा होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आना चाहिए। तो इसका एक्सेप्शन होता है डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आप जानते हो कि 3D से ज़्यादा बड़ा, चलो 4D है, पर 4D और 5D का साइज क्लोज है। तो डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव ऊपर से नीचे बढ़ता है और इसीलिए कैटायंस की पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। इसका एक एग्जांपल है Zn, Cd और Hg। तो होना तो ये चाहिए कि जिंक वाले कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता, पर होता है कि इसमें ज़्यादा होता है। ZnCl2, CdCl2 और HgCl2। कैसे पता चला? देखो, पानी में आयनिक कंपाउंड अच्छे से टूट जाता है, तो ZnCl2 तो पूरा अच्छे से टूट गया 100%। पर कोवेलेंट कंपाउंड पानी में टूटता नहीं, तो HgCl2 बहुत कम टूट रहा है। तो इसलिए वाटर में HgCl2 का कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, हम देख पा रहे हैं। एक और इसका प्रूफ है कि इनकी इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज होती जाती है। हम बात करेंगे इस पर। जैसे ZnCl2 वाइट, CdCl2 येलो, HgCl2 ब्लैक। तो ऐसे ऐसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर भी बढ़ती है। अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं विच आर अफेक्टेड बाय पोलराइजेशन? पहला, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है जब पोलराइजेशन बढ़ता है। लैटिस एनर्जी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हार्डनेस कम होती है। अब आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं, तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो सॉल्वेंट इन पोलर सॉल्वेंट डिक्रीजेस एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। चलो बात करते हैं, कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है ना बच्चों, वैसे वैसे कलर भी आने लगता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रीज़न फॉर कलर ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो AgI में पोलराइजेशन ज़्यादा है। पोलराइजेशन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट को अब्जॉर्ब करके एक्साइट डीएक्साइट होने लगते हैं, जिससे कलर आता है। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल, AgCl is colorless, AgI is yellow, PbCl2 is colorless, PbI2 is again yellow, HgCl2 colorless, HgI2 scarlet red, SnCN4 colorless, SnI4 orange red।
तो आप देखो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के कारण इनमें कलर आता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ज़रूरी नहीं है सारे आयोडाइड्स कलरलेस हों, जैसे NaI, KI, CuI कलरलेस होते हैं, है ना। तो सारे आयोडाइड्स कलर्ड हो ज़रूरी नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट इस थियरी के हिसाब से है कि अगर आयोडाइड कलरलेस है तो भैया ब्रोमाइड और फ्लोराइड और क्लोराइड भी कलरलेस ही होंगे, क्योंकि कोवलेंट कैरेक्टर तो आयोडाइड में सबसे ज़्यादा है, तो उससे पहले वाले फिर कलरलेस ही होने चाहिए। अगर ब्रोमाइड कलरलेस है तो आयोडाइड कलर्ड हो सकता है ड्यू टू मोर कोवलेंट कैरेक्टर, बट फ्लोराइड और क्लोराइड शुड बी कलरलेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैशियस आयंस। तो लैटिस जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब लैटिस टूटता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो अगर आप 1 मोल Na+ और Cl- गैस को एक साथ लेके आएंगे और NaCl सॉलिड बनाएंगे तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। 1 मोल Al2O3 को इनसे बनाएंगे तो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी को प्रेडिक्ट कैसे करें? तो दो आयंस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? Q1 Q2 अपॉन R, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, तो R1 प्लस R2। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या साइज ऑफ चार्जेस। तो अब देखो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो LIF और CSI, तो LIF की बहुत ज़्यादा ही होगी क्योंकि छोटे आयंस हैं, चार्जेस तो सेम ही है, तो इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। LIF MgO, तो MgO की ज़्यादा होगी, क्यों भैया? चार्ज ज़्यादा है। LICl NaCl KCl, अब यहाँ देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ कैटायन छोटा है, डिस्टेंस कम है, कैटायन बड़ा है, डिस्टेंस ज़्यादा, और बड़ा डिस्टेंस और ज़्यादा, तो लैटिस एनर्जी अपने आप कम होती जा रही है डिस्टेंस बढ़ाओगे तो। CF2 CDI2 इसकी ज़्यादा है। KCl KI, छोटा एनायन, बड़ा एनायन, तो बड़े एनायन में डिस्टेंस ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी कम। NaF MgO SCN TIC, लैटिस एनर्जी बढ़ रही है। BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 और BeF2, तो यहाँ पे भी लैटिस एनर्जी, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वापस जैसे जैसे कैटायन बढ़ रहा है लैटिस एनर्जी कम, कैटायन छोटा है लैटिस एनर्जी ज़्यादा, है ना। BeO BeF2, तो ये चार्जेस ज़्यादा हैं तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। NaF MgF2 और AlF3, +1 -1 +2 -1 +3 -1, तो यहाँ ज़्यादा हो रही है। NaF NaCl NaBr, F छोटा है, Cl बड़ा है, Br और बड़ा है, लैटिस एनर्जी अपने आप कम हो रही है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला है, देखो दो केसेस हैं। पहला, जब पोलराइजेशन डोमिनेट करे, जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा पानी में सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, जैसे Ag हो गया, Pb हो गया और Hg वाले में हो गया। तो यहाँ से यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, तो इसके एग्जाम्पल है, आप ध्यान रख सकते हो। अब अगर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी कम होगी और रिलेटिवली लेस पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे NaI ज़्यादा सॉल्युबल होता है एसीटोन में, किसके कंपैरिजन में? NaCl के। KI ज़्यादा सॉल्युबल होता है एसीटोन में, किसके कंपैरिजन में? KCl के। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन सॉल्युबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो होता क्या है, आप देखो अगर हम MX को पानी में डालते हैं, सबसे पहले उसको तोड़ रहा हूँ M+ गैस और X- गैस, M+ को पानी में डालो, X- को पानी में डालो, तो क्या बनेगा? हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ भी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ये ठीक है। तो अब आप देखो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है, यहाँ से ऐसे आओ या यहाँ से यहाँ आओ, ये है टोटल डेल्टा H डिसोल्यूशन, और ये किसके बराबर है? लैटिस प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एनायन। ठीक है, तो डेल्टा डिसोल्यूशन इज इक्वल टू U लैटिस विच इज एंडोथर्मिक प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन एंड एनायन, एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अब देखो कोई प्रोसेस होगा या नहीं, वो कैसे प्रेडिक्ट करते हो? डेल्टा G से। तो डेल्टा G डिसोल्यूशन क्या होगा? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H डिसोल्यूशन इज पॉजिटिव मोस्टली बिकॉज जो कंपाउंड है वो आयंस में टूट रहा है, एंड डेल्टा G इज नेगेटिव। नेगेटिव होगी या नहीं वो देखते हैं। अब आप देखो दो केसेस हैं। सबसे पहला केस, अगर डेल्टा H तो ग्रेटर देन 0 है ही, और डेल्टा H कंपाउंड के घुलने के लिए, डेल्टा H कौन सा भैया? टोटल।
जो डिसोल्यूशन है वो किससे कम है, 0 से कम, तो कंपाउंड इज सॉल्युबल बिकॉज डेल्टा जी अपने आप क्या होता है, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो है, डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो डेल्टा एच किससे ज़्यादा है, टी डेल्टा एस से। मान लो ऐसा हो गया कि एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक में ये ज़्यादा है इससे, तो अभी डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि टी डेल्टा एस उसे ओवरटेक करे और डेल्टा जी नेगेटिव हो। ऐसे कंपाउंड्स लो टेम्परेचर पे इंसॉल्युबल है, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल है, लाइक PbCl2 एंड CH3COAg। अगर डेल्टा एच अपने आप किससे कम है, सेकेंड केस टी डेल्टा एस से, तो कंपाउंड मजे से सॉल्युबल है ड्यू टू एंट्रोपी इफेक्ट लाइक LiNO3 KNO3 एटसेट्रा। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स। तो देखो डेल्टा एच हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर केटायन इज इक्वल टू लेट्स से K1 अपॉन RC, डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर एनायन K2 अपॉन RA, और डेल्टा एच हाइड्रेशन फॉर द कंपाउंड, हाइड्रेशन है ये, टोटल नहीं है, ये किसके बराबर है, HC प्लस HA। चलो एक बार देखें इसको, तो यहाँ देखो U किसके प्रोपोर्शनल है, 1/RC प्लस RA, भाई ये लैटिस एनर्जी, तो U को लिख देता हूँ मैं लेट्स से K3 अपॉन RC प्लस RA, और अगर मैं लैटिस एनर्जी जोड़ दूँ और हाइड्रेशन एनर्जी जोड़ दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल डेल्टा एच डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो पहला केस, अगर RC किससे काफ़ी कम है, RA से, तो RC प्लस RA को RA लिख सकते हो, और डेल्टा एच टोटल है K1/RC प्लस K2/RA प्लस K3 अपॉन RA। अगर ऐसे कंपाउंड्स को कंपेयर करता हूँ जिसमें एनायन सेम है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ये टर्म्स कांस्टेंट है, कैटायन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जा रही है, हाइड्रेशन कम होगा तो घुलना मुश्किल होगा, क्योंकि भाई हाइड्रेशन ही तो बचाता है, हाइड्रेशन ही तो नेगेटिव करता है, तो कैटायन का साइज बढ़ाऊँ तो सॉल्बिलिटी घटती है। ये देखो ये आपके सामने ट्रेंड्स हो गए, LiClO4, NaClO4, KRBCl, नाइट्रेट्स हो गए, है ना, और LiI बस NaI से पीछे होता है, बाकी Br में नॉर्मल ट्रेंड है, बेरिलियम के जो ClBrI में नॉर्मल ट्रेंड है ना, इसमें आपके जो इनके कार्बोनेट्स वगैरह हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, इनका नॉर्मल ट्रेंड है, सल्फाइड्स का नॉर्मल ट्रेंड है, क्रोमेट्स का नॉर्मल ट्रेंड है। इस ट्रेंड के बच्चों एक्सेप्शन याद रखना, सबसे पहले ऑक्जेलेट्स, ऑक्जेलेट्स की सॉल्बिलिटी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बढ़ती है और बेरिलियम और आगे आता है। उसके बाद कार्बोनेट्स, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की सॉल्बिलिटी फिर से इधर क्या होती है, बढ़ती है, गड़बड़ ट्रेंड है। और नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट्स में भी बढ़ती है। इसमें LiHCO3 इसलिए लिखा क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए तो LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, केस 2, RC और RA लगभग बराबर है, तो ऐसे केस में डेल्टा एच एस क्या है, K1/RC प्लस K2/RA प्लस K3 अपॉन RC प्लस RA, और RC और RA बराबर है तो इसको लिख दो 2RC। अब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कैटायन का साइज बढ़ रहा है, एनायन सेम रखा हूँ, कैटायन का साइज बढ़ाऊंगा देखना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रेशन घटेगी और लैटिस भी घटेगी, पर लैटिस ज़्यादा घटेगी। अरे लैटिस एनर्जी घट गई ज़्यादा हाइड्रेशन की तुलना में, तो कंपाउंड को तोड़ना आसान होगा, तो यहाँ देखो मोर डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी, तो LiF, NaF, KF, RbF और CSF, ये सॉल्बिलिटी क्या हो रही है आपकी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे लैटिस तोड़ना आसान हो रहा है, हाइड्रेशन से ज़्यादा कम लैटिस हो रही है। उसके बाद LiF हो गया, MgF2, CaF2, और इसमें सबसे आगे BeF2 को रखना है, फिर एक्सेप्शन है। हाइड्रोक्साइड्स के अंदर भी एल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स में सेम ट्रेंड होता है, क्यों, क्योंकि कैटायन और एनायन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स। इसमें याद रखोगे अगर मोनो एनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और पॉली एटॉमिक एनायन है तो याद रखना कि लार्जर कैटायन और लार्जर एनायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो तब थर्मल स्टेबिलिटी ऐसे केस में बढ़ती है। तो मोनो के हिसाब से आप लैटिस एनर्जी के हिसाब से देखो, ऊपर से नीचे मोनो एटॉमिक समझते हो ना, एक ही एटम का एनायन है, तो LiNaKRbCs ये होगा, BeMgCaSrBa ये होगा, Be3N2Mg3N2CaSrBa ये होगा, BuMgOCuSrOBO ये होगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। मल्टी एटॉमिक में क्या करना, ऊपर से नीचे
थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ा देना, क्योंकि बड़ा कैटायन किसके साथ स्टेबल होता है, बड़े एनायन के साथ। तो LiClO3 CsClO3, LiNO3 से CsNO3, OH, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, सल्फेट्स, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड एंड peroxides फॉलो द सेम ट्रेंड, राइट। नेक्स्ट हमें कॉमन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहला है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो Na के RbCs के बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज नहीं होते, गल जाते हैं बट डिकम्पोज नहीं होते। Li2CO3 में सिग्निफिकेंट कोवलेंट नेचर होता है, तो Li2 और CO2 में टूटता है। बाकी Be, Mg, Ca, Sr, Pb, Cu ये सब टूटते हैं किस में, CuO प्लस CO2 या MO प्लस CO2, ठीक है। जैसे PbCO3 PbO प्लस CO2। याद रखोगे कि Ag2O कम स्टेबल होता है तो हीट करने पे टूटता है Ag प्लस O2, HgO कम स्टेबल होता है हीट करने पे Hg प्लस O2। तो Ag2CO3 Ag प्लस CO2 प्लस O2, HgCO3 HgO प्लस CO2, HgO को तोड़ देना Hg प्लस CO2, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये कर सकते हो। नेक्स्ट बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स आप गर्म करोगे तो कार्बोनेट्स प्लस CO2 प्लस वाटर, जैसे NaHCO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। एक्वस में करोगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, यहाँ लिक्विड है यहाँ गैस है, ठीक है, ये सॉलिड है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्वस में करोगे तो ये बनाता है CaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो याद रखना MgCO3 नहीं बनता, वो लेस सॉल्युबल MgOH2 में कन्वर्ट हो जाता है पानी में, तो आपको मिलेगा MgOH2 प्लस CO2, ये मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये MgOH2 प्लस 2 CO2। नाइट्रेट्स हीट करोगे तो बनाता है MO प्लस NO2, कौन, KRbCs, अच्छा सॉरी MnO2 प्लस O2, मेटल नाइट्राइड प्लस O2। अच्छा, अगर आप KNO3 को हीट करते हो तो फिर KNO2 प्लस O2 बनता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बस मैं एक बार लिस्ट कर दे रहा हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने से निकल जाए अगर पूछ ले, क्योंकि क्लास में कम टच हुए होंगे। LiNO3 तो क्या बनेगा, ये बनाता है, इसका abnormal बिहेवियर होता है तो Li2O प्लस NO2 प्लस O2। NaNO3 याद रखना 500 पे, NaNO2 प्लस O2, जेई एडवांस ने पूछा है 800 पे, तो Na2O प्लस N2 प्लस O2। बाकी के सारे MO प्लस NO2 प्लस O2, ये सारे। क्यूप्रिक नाइट्रेट, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट Ag2O प्लस NO2 प्लस O2, और Ag2O टूट जाता है किसमें, Ag प्लस O2, तो क्या बनेगा Ag प्लस NO2 प्लस O2। HgNO3 उल्टवाइज HgO प्लस NO2 प्लस O2, HgO टूट जाएगा Hg प्लस O2, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ सल्फेट्स, M2SO4। अच्छा, NaKRbCs के सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते, Li2SO4 डिकम्पोज होता है ड्यू टू हाई कोवलेंट नेचर Li2O प्लस SO3, और SO3 को हाई 800 के ऊपर हीट करोगे तो SO2 प्लस O2 बनाता है। चलो आ जाओ, जेई एडवांस ने पूछा हुआ FeSO4 हीट करोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, गड़बड़ केस, Fe2SO4 होल थ्राइस Fe2O3 प्लस SO3, Li2SO4 ये बता दिया। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2O3 प्लस SO3, Ag2SO4 Ag2O प्लस SO3, और Ag2O टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस O2, ये देखो HgSO4 HgO प्लस SO3 Hg प्लस O2, CuSO4 Cu प्लस SO3। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। नेक्स्ट आ जाओ ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट्स CaC2O4 ये बनाता है CO प्लस CO2 प्लस CO, Na2C2O4 तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस CO, AgC2O4 तो ये भी बनाएगा देखो Ag प्लस CO2। अमोनियम सॉल्ट पे हीटिंग इफेक्ट याद रखना, अमोनियम सॉल्ट में अगर एनायन ऑक्सीडाइजिंग है तो ऐसे केस में N2 या N2O बनता है, और अगर एनायन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है जैसे ये तो NH3 बनता है। चलो देखें, सबसे पहले NH4NO3 इसको हीट करोगे NH4 ये बनाता है N2O प्लस H2O, 800 के ऊपर ये NH4Cl नॉन ऑक्सीडाइजिंग NH3 प्लस HCl, NH4NO2 ऑक्सीडाइजिंग N2 प्लस H2O, अमोनियम डाइक्रोमेट N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2, ये ग्रीन होता है। अमोनियम क्लोरेट N2 प्लस Cl2 प्लस O2 प्लस H2, NH4IO3 N2 प्लस I2 प्लस H2O प्लस O2। अमोनियम सल्फेट नॉन ऑक्सीडाइजिंग NH3 प्लस H2SO4, अमोनियम कार्बोनेट NH3 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो ये तो आप कर ही सकते हो इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है मेटल एजाइड्स आर एक्सप्लोजिव यूज्ड इन कार एयरबैग्स, जैसे NaN3 तो ये टूट के बनाता है Na प्लस N2, जिंक एजाइड Zn प्लस N2, बेरियम एजाइड Ba प्लस N2, सोर्स ऑफ वेरी प्योर नाइट्रोजन। हीटिंग ऑफ KMnO4, KMnO4 को हीट करोगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2,
ये गैस निकल जाती है K2Cr2O7, K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। सॉल्ट्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसमें देखो NaH2PO4, तो ये बनाता है Na PO3O6 कैलोगन यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। Na2HPO4, तो ये बनाता है Na4P2O7 प्लस वाटर। MgNH4PO4 Mg2P2O7 प्लस NH3 प्लस वाटर। और माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट क्वालिटेटिव में कहीं ना कहीं यूज आता है, तो Na PO3 प्लस NH3 प्लस H2। ठीक है, तो ये अपने पास नेक्स्ट हो गया। ऑक्सी एसिड को गर्म करोगे H2SO4 SO3 प्लस वाटर, मैं फाइनल बना रहा हूँ है ना, H3PO4 P4O10 H3BO3 HPO2 H4SiO4 SiO2 H2CO3 CO2 H2C2O4 H2O प्लस CO2 प्लस CO। ठीक है, कुछ DR मारते हैं डिस्प्रपोर्शनेट, H3PO2 बनाता है PH3 प्लस H3PO3 और H3PO3 फिर DR मार देता है PH3 प्लस H3PO4। तो हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो तुम्हें मिलेगा PH3 प्लस H3PO4 और इसमें तो मिलेगा ही HNO3 HNO2 HNO3 प्लस NO H2SO3 S प्लस H2SO4। तो ये कुछ आपके ऑक्सी एसिड्स की रिएक्शन है। नेक्स्ट हैलाइड्स की हैं। देखो कई हैलाइड्स को हीट करते हैं, तो जैसे MgCl2.6H2 इसको हीट किया तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि पानी निकल जाए, इसमें इंटरनल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो जाती है और बनता है MgO प्लस HCl, तो गड़बड़ हो जाती है। AlCl3.6H2 इंटरनल हाइड्रोलिसिस Al2O3 प्लस HCl, इंटरनल हाइड्रोलिसिस Fe2O3 प्लस HCl। ये याद रखना, इन कंपाउंड्स में अच्छा खासा आयनिक कैरेक्टर है तो इनमें इंटरनल हाइड्रोलिसिस नहीं होती। CaCl2 SrCl2 BaCl2 CaCl2 SrCl2 और BaCl2। नेक्स्ट आ जाओ FeCl3, ये क्या बनाएगा FeCl2 प्लस Cl2, PbCl4 PbCl2 प्लस Cl2, Hg2Cl2 Hg प्लस HgCl2, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन, HgCl2 प्लस Hg, PbO2 PbO प्लस O2, Pb3O4 PbO प्लस O2, MnO2 Mn3O4 प्लस O2, Ag2 ये पढ़ा चुका हूँ है ना, Eg प्लस O2 Hg प्लस O2। सो आई होप ये रिएक्शन आपके काम आएगी, एक बार सरसरी निगाह मार लीजिए इन पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपके लिए और चीज़ें लेके आऊँगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।